हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने एमएसटी सीईटी एंड बीएससी नर्सिंग सीईटी के एमसीक्यूज का पार्ट 3। ये एमसीक्यूज स्पेसिफिकली एमएसटी सीईटी सेकेंड अटेम्प्ट वाले एस्पिरेंट्स के लिए है। जो बच्चे सेकेंड अटेम्प्ट के लिए अपीयर कर रहे हैं तो उनको मैं आगे के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवा रही हूँ। मैंने मोर देन 1500 एमसीक्यूज आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस करवा दिए हैं और ये सेम एमसीक्यूज बीएससी नर्सिंग सीईटी के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। आप लोगों के लिए भी इसी टाइप के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। मेरा आप भरोसा करोगे तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर आपके एग्जाम की कुछ श्योरिटी नहीं है, क्योंकि मैं यही चीज बोल रही हूँ। आप लोगों को एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है और आप लोगों को टेक्स्ट बुक रिवाइज करना है। एमएसटी सीईटी और नर्सिंग सीईटी में टेक्स्ट बुक के बाहर का कुछ भी नहीं आता। पीवाईक्यूज के पैटर्न के अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो और टेक्स्ट बुक रिवाइज करो, दैट्स इट। मुझे पता है 2 मई को रिजल्ट आने वाला है, बहुत सारे बच्चे पैनिक और नर्वस सिचुएशन में होंगे और अभी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को साइड में रख के बोर्ड्स के रिजल्ट के बारे में सोच रहे होंगे। लेकिन मैं सब लोगों को एक ही चीज बोलूंगी कि अभी बोर्ड एग्जाम्स तो हो गया ना, अभी जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में अभी सोच के टाइम वेस्ट करके कुछ फायदा है क्या? नहीं। अभी आपका 2 मई को नर्सिंग सीईटी का एडमिट कार्ड भी आएगा, 6 मई को आपका नर्सिंग सीईटी का एग्जाम है, 7 मई को नर्सिंग सीईटी का एग्जाम है, 10 मई को एमएसटी सीईटी का एग्जाम है। आप लोगों के पास गिन के 4 से 5 दिन है नर्सिंग सीईटी के लिए और एमएसटी सीईटी के लिए सिर्फ 7 से 8 दिन है या 9 दिन मैक्स टू मैक्स पकड़ लो। तो इस टाइम को वेस्ट करने की जगह पे, रिजल्ट के बारे में सोच सोच के अपना टाइम वेस्ट करने की जगह पे आप अपना टॉपिक का रिवीजन चालू रखो। आप लोगों ने जितनी मेहनत की थी आपको 12th में उतना ही मार्क्स मिलने वाला है। भगवान के चरणों में 24 घंटा गिरे रहने से मार्क्स नहीं बढ़ेगा। जिसने जितना एफर्ट्स दिया है उतना ही मार्क्स आएगा। लेकिन कम से कम अभी तो आप अच्छा काम कर सकते हो, कम से कम अभी तो आप अपने रिवीजन पे फोकस करो, एमएसटी सीईटी के एग्जाम की प्रिपरेशन पे फोकस करो। जिसका एमएसटी सीईटी का फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया था, कम से कम सेकेंड अटेम्प्ट के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो। तो बार बार मैं यही बोल रही हूँ कि पीवाईक्यू सॉल्व करो, जितना पीवाईक्यू सॉल्व करोगे उतना अच्छा आपका एग्जाम जाएगा, ट्रस्ट मी। ठीक है, ओके। तो अभी यहाँ पर डे 3 वाले एमसीक्यूज में हम क्या देखने वाले हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हम देखेंगे। ये मैं आपको लास्ट ईयर मतलब 2 साल पहले 2024 के पीवाईक्यूज आज सॉल्व करवाने वाली हूँ। 23 अप्रैल शिफ्ट 2 वाले क्वेश्चंस हमने 2024 के 3 शिफ्ट ऑलरेडी सॉल्व कर लिए है। 22 अप्रैल का हमने शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 सॉल्व किया, 23 अप्रैल का शिफ्ट 1 सॉल्व किया। आज हम करने वाले हैं 23 अप्रैल का शिफ्ट 2। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ कि जो बच्चे हमारी चैनल से अभी अभी जुड़े हैं, जिनको पता नहीं है, उन लोगों को ये बता दूं कि हमारा ना प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे एक ऐप है ज्ञान लैब नाम का। आप इसको आईफोन पे भी डाउनलोड कर सकते हो, एंड्रॉइड में भी डाउनलोड कर सकते हो, लैपटॉप पे भी यूज कर सकते हो। ऐप में लॉगिन करने के बाद इंस्टॉल करो, लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद आपको ना यहाँ पर नोट्स एंड पीडीएफ वाला एक सेक्शन दिखाई देगा। इस नोट्स एंड पीडीएफ वाले सेक्शन में आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल दिया हुआ है। मैंने यहाँ पर आपको 2 फ्री मॉक टेस्ट हमने दिए हैं जिसमें 200 एमसीक्यूज दिए हुए हैं, तो आप ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पर हमने आपको 1000 फ्री एमसीक्यूज का पीडीएफ दिया है। ये पीडीएफ आपको एमएसटी सीईटी 2025 के फोल्डर में मिलेगा। ये साइंटिस्ट के नेम्स वाली पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको साइंटिस्ट के नेम्स के ऊपर 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे एवरी शिफ्ट में और ये मैच द कॉलम के फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड करके प्रिंट ले सकते हो, आप ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो, ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, चलो अब आप लोगों को जो जो क्वेश्चन मैं पूछूंगी, जो जो क्वेश्चन यहाँ पर विजिबल होगा, उसका आंसर सबको नीचे कमेंट करना है, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन चेक करूंगी। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से है? दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 4, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इन लैक ओपेरॉन द स्विचिंग ऑन और स्विचिंग ऑफ द ऑपरेटर इज अचीव्ड बाय विच एंजाइम? बताओ। लैक ओपेरॉन में हमारे पास अलग अलग जीन्स होते हैं। यहाँ पर रेगुलेटरी जीन होता है जिसको हम इनहिबिटर जीन बोलते हैं। फिर यहाँ पर हमारा पॉलीमरेज एंजाइम आकर अटैच होता है प्रमोटर जीन के पास। इधर पे ऑपरेटर जीन है और इधर पे हमारे स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। स्विच ऑन होगा या स्विच ऑफ होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये सब हमारे रेगुलेटरी प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करता है। ये रेगुलेटर जीन एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। इस रिप्रेसर प्रोटीन को हम रेगुलेटर प्रोटीन भी बोलते हैं। ये रेगुलेटर प्रोटीन क्या करेगा? ये हमारे ऑपरेटर रीजन के साथ जाके इसको बाइंड कर देगा, इसको ब्लॉक कर देगा। ऑपरेटर रीजन ब्लॉक हो गया तो आगे का प्रोसेस कंटिन्यू होगा ही नहीं। तो आपका प्रोसेस स्विच ऑन होगा या स्विच ऑफ होगा,
ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, इंड्यूसर के ऊपर डिपेंड करता है और रिप्रेसर प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा रिप्रेसर प्रोटीन यानी रेगुलेटर प्रोटीन। ठीक है, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, इस पे फोकस करो, डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस इन क्रॉसिंग ओवर ऑफ क्रोमोसोम्स। चैप्टर नंबर 3 12th स्टैंडर्ड। क्रॉसिंग ओवर की जब हम बात करते हैं तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है? देखो, जब आप दो क्रोमोसोम्स को आपस में कैरेक्टर्स एक्सचेंज करवाओगे तो रिकॉम्बिनेशन होगा, रिकॉम्बिनेशन की वजह से हमको न्यू कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। और सेक्स डिटर्मिनेशन में क्रॉसिंग ओवर का कुछ रोल होता है क्या? यहाँ पर हम जीन्स को रिकम्बाइन कर रहे हैं, तो सेक्स डिटर्मिनेशन में क्रॉसिंग ओवर का कुछ काम नहीं, आई मीन सेक्स डिटर्मिनेशन का और जीन्स के क्रॉस ओवर होने का, क्रोमोसोम्स के क्रॉस ओवर होने का कुछ काम नहीं है। नेचुरल सिलेक्शन में न्यू जीन्स एक्सप्रेस होंगे कि नहीं होंगे वो डिसाइड हो सकता है, लेकिन यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स का कोई भी रोल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द ऑड स्टेटमेंट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not an organ of ammonotelic excretion? कौन सा अमोनोटेलिक एक्सक्रीशन नहीं करता है? अमोनोटेलिक करना मतलब अमोनिया एक्सक्रीट करना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सक्रीट अमोनिया? देखो, अमोनिया कौन एक्सक्रीट करता है? जिसके पास बहुत सारा पानी होता है, क्योंकि 1 ग्राम अमोनिया एलिमिनेट करने के लिए वी नीड 500 ml ऑफ वाटर। तो इतना पानी सिर्फ एक्वेटिक एनिमल्स के पास होता है। तो ये कौन सा एनिमल है जो अमोनिया एक्सक्रीट नहीं कर सकता? ह्यूमंस की किडनी की अगर मैं बात करूं तो हमारी किडनी में अमोनिया नहीं स्टोर हो सकता, हमारा अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो किडनीज आर नॉट अमोनोटेलिक। लेकिन यहाँ पर माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स दिया है। अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल एक बार मैं किडनी को भी ले लेती हूँ, कंसिडर कर लेती हूँ, क्योंकि 1 ग्राम यूरिया डिजोल्व करने के लिए 100 ml वाटर चाहिए होता है। ओके, लेकिन माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स यानी कि हमारे कॉकरोच के पास, जो इंसेक्ट के पास जो नाइट्रोजन रिमूविंग ऑर्गन होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, इनके पास तो यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और यूरिक एसिड डिसॉल्व करने के लिए तो और भी कम पानी चाहिए। तो सबसे कम पानी इनको चाहिए रहता है एलिमिनेट करने के लिए, और इनके खुद के पास पानी ही नहीं है। कॉकरोच पानी थोड़ी पीता है, तो मतलब पीता है बट इसके पास पानी सबसे कम है। तो जो एनिमल यहाँ पर एकदम 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 कम क्वांटिटी के वाटर में एलिमिनेशन दिखाएगा, वही एनिमल का हम इधर पे आंसर करेक्ट समझेंगे। तो ये जो माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स है जो हमको कॉकरोचेस में देखने मिलते हैं, ये अमोनिया एक्सक्रीट नहीं करते, दे आर नॉट द ऑर्गन टू एक्सक्रीट अमोनिया। बाकी सारे ऑर्गन्स तो भी अमोनिया स्टोर कर सकते हैं या एक्सक्रीट कर सकते हैं, बट माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स में बिल्कुल भी अमोनिया नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल पीरियड, ये चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है बाय द वे, इज नोन एज एज ऑफ रेप्टाइल्स। चैप्टर नंबर 5 में आप लोगों को एक टेबल दिया है, टेबल नंबर 5.13 आई गेस। तो वहां पर जियोलॉजिकल टाइम स्केल का जो टेबल है, उसमें मैंने आपको बोला था कि आपको पूरा टेबल नहीं पढ़ना है, लेकिन ऐसे जो इंपॉर्टेंट आपको ये दिए हैं, पीरियड्स दिए हैं, एज ऑफ रेप्टाइल, एज ऑफ मैमल्स, एज ऑफ डायनासोर्स, एज ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ये जो एज से रिलेटेड या ओरिजिन से रिलेटेड जो जो ऑप्शंस आपको दिए हैं, उसका आपको पिरामिड बोल रही हूँ, उसका आपको पीरियड और एपोक, ये दोनों चीजें आपको पढ़नी है। ये मैंने आपको बोला भी था वन शॉट लेक्चर के टाइम पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल पीरियड इज नोन एज एज ऑफ रेप्टाइल्स? रेप्टाइल्स कौन से पिरामिड में सबसे ज्यादा इवॉल्व हुए थे? जुरासिक पीरियड। यस, और जुरासिक पीरियड में ही हमको आर्कियोप्टेरिक्स भी देखने मिला था, ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, याद है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, given below are two statements, the joint between a tooth and a jawbone is gomphosis. okay, यहाँ पर joints के बारे में बताया है, human beings have different kinds of teeth, ये चैप्टर नंबर 14 ह्यूमन न्यूट्रिशन चैप्टर का क्वेश्चन है। द जॉइंट बिटवीन टूथ एंड जॉ, हमारे दांत और हमारे जॉ के बीच में गोम्फोसिस जॉइंट होता है। ह्यूमन बींग्स के पास अलग अलग टाइप के दांत होते हैं, दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ, हेंस इट इज नोन एज डाइफायोडॉन्ट। ये गलत है, इधर हेटेरोडॉन्ट आना चाहिए, अलग अलग टाइप के दांत है मतलब हेटेरोडॉन्ट। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट। ओके, डाइफायोडॉन्ट मतलब क्या होता है, हमारी पूरी लाइफ में हमारे माउथ में 2 अलग अलग टाइप के दांत आते हैं, एक मिल्क टीथ, एक परमानेंट टीथ, उसको डाइफायोडॉन्ट बोलते हैं। लेकिन हमारे दांतों का जो स्ट्रक्चर है ये अलग है, 4 अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर है, कैनाइंस,
फिर इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार, मोलार, तो ये जो 4 अलग अलग वेराइटी है उसको हेटेरोडोंट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, डैश इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस व्हिच कीप्स पोलन रेजिस्टेंट टू केमिकल्स। चैप्टर नंबर 1, प्लांट रिप्रोडक्शन चैप्टर। कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बताओ। Which of the following substance is a non biodegradable substance? एक ही है, स्पोरोपोलेनिन, जो हमारे पोलन ग्रेन के आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, एक्साइन। बराबर, एक्साइन बनता है स्पोरोपोलेनिन से। मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि इंटाइन किससे बनता है। व्हाट इज द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ इंटाइन? द अपडेट ऑफ, अपडेट नहीं आना चाहिए, अपटेक आना चाहिए, आई एम सॉरी। द अपटेक ऑफ पोटेशियम एंड क्लोराइड ions at night is prevented by which hormone to change permeability of guard cells? रात के टाइम पे ट्रांसपीरेशन प्रोसेस स्टॉप करता है। बेसिकली which hormone act as एंटी ट्रांसपेरेंट? कौन सा हार्मोन है जो एंटी ट्रांसपेरेंट जैसा काम करता है? यस, which hormone acts as एंटी ट्रांसपेरेंट? एब्सिसिक एसिड। क्या आएगा यहाँ पे राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ओके, अभी मुझे बताओ कौन सा हार्मोन है जो एब्सिसिक एसिड, मतलब देखो एब्सिसिक एसिड भी मेवालोनिक एसिड से बनता है, प्रीकर्सर मेवालोनिक एसिड है, और एक और हार्मोन है जो एब्सिसिक एसिड का उल्टा काम करता है, एंटी एब्सिसिक एसिड, तो वो भी मेवालोनिक एसिड से ही बनता है, लेकिन उस हार्मोन का नाम क्या है वो नीचे कमेंट करो, ठीक है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ बेस पेयर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोइड ऑफ ई कोलाई इज डैश मिलियंस। चैप्टर नंबर 4, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपको ना इस चैप्टर में लास्ट में एक टेबल दिया है। उस टेबल में आपको दिया है कि कौन से ऑर्गेनिज्म में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, कितने जीन्स होते हैं और कितने बेस पेयर्स होते हैं। आपको ई कोलाई के बारे में पूछा है। ई कोलाई के पास एक ही क्रोमोसोम होता है, बट इसके पास नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने होते हैं? डीएनए पैकेजिंग में भी हमने पढ़ा था, हाउ मेनी बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन ई कोलाई? इट हैज 4.6 मिलियन बेस पेयर्स, करेक्ट? ओके। Nasal cavity of human is divisible into right and left nasal chamber. It is a very simple question. ये बोर्ड्स में भी आ चुका है, MST CET का भी क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 8 स्टार्टिंग में ही दिया है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जब हम पढ़ते हैं। हमारी जो नाक है, हमारी नाक के बीच में एक जो हड्डी है जो लेफ्ट और राइट कैविटी को सेपरेट करती है, इस कार्टिलेज को हम क्या बोलते हैं ये बताओ। Nasal cavity of human which is divided into right and left nasal chamber is nothing but मेसेथमोइड कार्टिलेज। क्या बोलेंगे उसको हम? मेसेथमोइड कार्टिलेज, करेक्ट। चलो नेक्स्ट, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 11। मैंने आप लोगों को बहुत बार बोला है, चैप्टर नंबर 11 में बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है, तो चैप्टर नंबर 11 में से आप 4 टेबल्स पढ़ के जा सकते हो। ऑर्गेनिक एसिड वाला टेबल, वाइटामिन वाला टेबल, एंटीबायोटिक्स वाला टेबल और एंजाइम वाला टेबल। ये 4 टेबल पढ़ के आप जा सकते हो फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। इसमें से एक एमसीक्यू आता ही आता है, ठीक है। अभी यहाँ पर ऑर्गेनिक एसिड वाला पूछा है। सिट्रिक एसिड हम कहाँ पर यूज करते हैं? फ्यूमरिक एसिड कहाँ यूज करते हैं? ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड हम मेडिसिन में यूज करते हैं, यस। सिट्रिक एसिड हम कन्फेक्शनरी में यूज करते हैं। ये देखो, ए का आंसर क्या आएगा? 2, सी का आंसर क्या आएगा? 1 और बी का आंसर क्या आएगा? 3। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट, इसका माइक्रोबियल सोर्स भी पता होना चाहिए। ये एसिड कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, माइक्रोबियल सोर्स। ओके, अभी देखो बहुत सारे बच्चे जो है नीट के लिए प्रिपेअर करते हैं, म्हणजे ते आहेत महाराष्ट्र बोर्ड मधून, पण त्यांना नीट एक्झाम पण द्यायची असते। तर आपली ही जी नीटची चॅनल आहे, इथे आपण रेग्युलरली नीटचे PYQs प्रॅक्टिस करतो आणि जी मुलं नीट 2027 साठी प्रिपरेशन करणार आहेत त्यांच्यासाठी मी इथे एनसीईआरटी का सिलेबस शिकवणार आहे। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एनसीईआरटी का थोड़ा सा सिलेबस कवर किया है, तो बाकी का सिलेबस भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ इस चैनल को शेयर करके रखो। इस चैनल की जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, द लिंक विल बी प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन। तो आप जो नीट के एस्पिरंट्स आहे ना, म्हणजे ते महाराष्ट्र बोर्डचा सिलेबस कव्हर करतात आणि त्यांना नीट एक्झाम पण द्यायची असते, तर महाराष्ट्र बोर्डचा सिलेबस कव्हर करता करता तुम्ही नीट एक्झामची प्रिपरेशन कशी करू शकता
ते आपण ह्या चॅनलवरती शिकवणार आहोत. तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत सारा सरप्राइज आएगा और बहुत सारा कंटेंट अपलोड होगा. ठीक है, सो आई होप कि आप लोग फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड नीट के लेक्चर्स भी अटेंड करेंगे. चलो आगे बढ़ते हैं. मूवमेंट ऑफ लैरिंग्स एंड शोल्डर इज कंट्रोल्ड बाय विच क्रेनियल नर्व? लैरिंग्स एंड शोल्डर, नेक, ये दोनों मूवमेंट कौन कंट्रोल करता है? वेगस नर्व हमारे हार्ट से कनेक्टेड होती है, ग्लॉसोफेरेंजियल हमारे टेस्ट से कनेक्टेड है. तो बचा क्या? एब्ड्यूकेंस एंड स्पाइनल एक्सेसरी. एब्ड्यूकेंस नर्व का ये काम नहीं है. क्या आएगा? उप्स, प्रिटी ट्रॉफी एंड फ्लावर्स. तो एब्ड्यूकेंस नर्व आपके माउथ और शोल्डर मूवमेंट से इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन स्पाइनल एक्सेसरी जो नर्व है ये अपने टंग, अपने लैरिंग्स, अपने शोल्डर मूवमेंट से इन्वॉल्व है. ठीक है. चैप्टर नंबर 9 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का क्वेश्चन था ये. Which one of the following is an example of thermophilic enzyme used in PCR? PCR प्रोसेस में हम जो एंजाइम यूज करते हैं वो एंजाइम का नाम क्या है और वो एंजाइम हमको कहां से मिलती है? बताओ. बटन किधर गई? हाँ बताओ क्या आएगा? Which one of the following is an example of thermophilic enzyme used in PCR process? टैक पॉलीमरेज एंजाइम. कौन सा एंजाइम यूज होता है पीसीआर प्रोसेस में? टैक पॉलीमरेज. टैक पॉलीमरेज एंजाइम का फुल फॉर्म क्या है? थर्मोफिलस एक्वेटिकस. ये एंजाइम हमको वोल्केनिक इरप्शंस के पास मिलती है, क्योंकि ये एंजाइम बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकती है, इसीलिए हम पीसीआर प्रोसेस में ये एंजाइम यूज करते हैं. ओके, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीएसएफ. सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में आपको एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करके बताना है. बताओ क्या आएगा? कलर क्यों दिखा? हाँ, select the incorrect statement about CSF. It acts as shock absorber. It protects CNS from mechanical injuries. It increases pressure inside the cranium. It helps in supply of oxygen to the brain. ये correct है. ये मैकेनिकल इंजरीज से प्रोवाइड नहीं करेगा. हमारे मेनिंजेस हमको मैकेनिकल इंजरीज से प्रोवाइड करते हैं. ये भी सही है. इट इंक्रीजेस प्रेशर. अरे यार सॉरी मेरा ध्यान नहीं गया. ये सही है, ये गलत है. ये प्रेशर को डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं करेगा. मतलब एक्चुअली ये प्रेशर को मेंटेन करके रखेगा. ना तो ये प्रेशर इंक्रीज करेगा, ना तो ये प्रेशर डिक्रीज करेगा. इट विल मेंटेन द प्रेशर इनसाइड द क्रेनियम. आपका जो सीएसएफ है ये आपका ब्रेन है. ब्रेन के आजू बाजू में पूरा सीएसएफ भरा रहता है. इसके वजह से आपके ब्रेन के ऊपर कुछ प्रेशर भी नहीं आता है और आपकी खोपड़ी पे भी कुछ प्रेशर नहीं जाता है. प्रॉपर कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन रहता है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. मैंने पहले सही बोला था, ये करेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है. नेक्स्ट, which one of the following is not a risk associated with amniocentesis? This is from chapter number 2. एमनियोसिंथेसिस में क्या होता है? हम फीटस का एमनियोटिक फ्लूइड निकालकर चेक करते हैं कि कहीं इस फीटस को कोई क्रोमोसोमल या जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है. लेकिन इंडिया में क्या होता है? ये मेथड यूज किया जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन करने के लिए. बच्चा मेल होगा कि फीमेल होगा ये फाइंड आउट करने के लिए, विच इज अ रॉन्ग थिंग. ओके, तो अभी यहाँ पर एमनियोसिंथेसिस टेक्निक हम कब यूज करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क विच इज रिलेटेड विथ एमनियोसिंथेसिस? नॉट अ रिस्क बोला है. ठीक है, तो मिसकैरेज, डिटेक्शन ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, ये तो उसका रिस्क है. दिस इज नॉट अ रिस्क. निडल इंजरी इज द रिस्क. लीकिंग एमनियोटिक फ्लूइड ये भी एक रिस्क है. आपको क्या बोला है कि कौन सा फैक्टर यहाँ पर रिस्क नहीं है? ये फैक्टर रिस्क ही नहीं है. हम क्रोमोसोम्स की एबनॉर्मलिटीज फाइंड आउट कर रहे हैं, ये एमनियोसिंथेसिस का एडवांटेज है, ये रिस्क नहीं है. सो दिस इज नॉट द रिस्क. ये रिस्की स्टेटमेंट्स है. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंड्यूस अर्ली फ्लावरिंग इन प्लांट्स pre-treatment of seed or seedlings is done at which temperature? अर्ली फ्लावरिंग को हम क्या बोलते हैं? मतलब जब हम अपने प्लांट को लो टेम्परेचर पे रखते हैं, जब हम अपने प्लांट को लो टेम्परेचर पे रखते हैं तो इस मेथड को क्या बोलते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मेथड? वो नाम सब लोग कमेंट करो, मैं देख रही हूं नीचे कमेंट सेक्शन. बताओ. जब हम अपने सीड को लो टेम्परेचर पे रखते हैं, लो टेम्परेचर मतलब कितना टेम्परेचर? 1 to 6 डिग्री सेल्सियस. उस मेथड को क्या बोलते हैं? यस, ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दिया है.
आपको यहाँ पर मेथड भी बताना है और इस मेथड के वजह से हमारे प्लांट में कौन सा हार्मोन बनता है वो भी बताना है। मेथड का नाम भी बताओ और हार्मोन का नाम भी बताओ। देखो एक एक के साथ एक फ्री, मतलब डबल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट, फ्लावर्स विच आर डल कलर विथ स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, ये कौन से टाइप का पॉलिनेशन है? ये तो बहुत बार आ चुका है। दिस इज अ वेरी रिपीटेड पीवाईक्यू क्वेश्चन। दिखने में फ्लावर डल कलर का है लेकिन उसकी खुशबू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये कौन से टाइप का पॉलिनेशन होगा? बोलो। डल कलर का फ्लावर है ना, तो मतलब रात को पॉलिनेशन होगा क्योंकि ब्राइट कलर नहीं है फ्लावर का, लेकिन खुशबू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस की मदद से हम बैट को इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चिरोप्टेरिफिली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट पाथ ऑफ इंट्रारीनल सर्कुलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। इंट्रारीनल यानी कि यहाँ पर किडनी के सर्कुलेशन की बात हो रही है। सो दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 15, 11th स्टैंडर्ड, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। You have to find out the correct statement. Peritubular capillaries, glomerular capillaries, renal venuole, renal arteriole, efferent arteriole, blood कैसे flow होता है? सबसे पहले afferent arteriole से blood अंदर आता है, ठीक है? तो ये afferent arteriole कहाँ से आती है? renal artery से आती है ना? तो पहला आएगा renal arteriole, फिर आएगा afferent arteriole, फिर उसके बाद ये blood जाएगा glomerulus के अंदर, तो glomerular capillaries will be the second option. पहला ऑप्शन है रीनल आर्टेरियोल, डी शुड बी द फर्स्ट ऑप्शन। ये कट कर दो, ये कट कर दो। सेकंड ऑप्शन आएगा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, तो बी शुड बी द सेकंड आंसर। तो डी के बाद बी आना चाहिए, ये गलत हो जाएगा, तो आंसर विल बी दिस। ग्लोमेरुलस के बाद ये जो ब्लड वेसल निकलती है इसको बोलते हैं इफरेंट आर्टेरियोल, तो ये थर्ड रहेगा सीक्वेंस में, ये सेकंड है, ये थर्ड रहेगा, ये थर्ड ऑप्शन है। ये देखो, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो आपको ऑटोमेटिकली आपका आंसर मिल गया। तो आपको सीक्वेंस पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स। ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम फॉर्म्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, एसिटाइलेशन एंड टीसीए साइकिल। देखो, जब हम ग्लाइकोलिसिस करते हैं, जब हम कनेक्टिंग लिंक रिएक्शन करते हैं, एसिटाइलेशन मींस कनेक्टिंग लिंक रिएक्शन, और जब हम क्रेब्स साइकिल करते हैं तो हमको बहुत सारा NADH2 मिलता है और बहुत सारा FADH2 मिलता है। अभी इसको हमको ऑक्सीडाइज करना है, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन हमको रिमूव करना है, तो हाइड्रोजन रिमूव करने वाले प्रोसेस में हम ऑक्सीडेशन करेंगे। तो ऑक्सीडेशन करते टाइम हमको क्या क्या चीजें देखने मिलती है? आपको यहाँ पर स्टेटमेंट बोला है, एक मिनट रुको, फोन चार्ज पे लगा। हाँ, तो ऑक्सीडेशन करने के टाइम पे हमको क्या क्या चीजें देखने मिलती है? ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 एंड FADH2 इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर रिलीज्ड, बराबर। प्रोटॉन्स बाहर चला जाता है, इलेक्ट्रॉन्स आगे ट्रांसफर हो जाता है। Electrons are passed through the various electron carriers and they finally are transferred to molecular oxygen. ये भी करेक्ट है, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की मदद से ही हमको अपना मेटाबॉलिक वाटर मिलता है, बराबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। What is the effect of increase in substrate concentration on the enzymatic reaction? चैप्टर नंबर 6 बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का क्वेश्चन है। अगर मैं सबस्ट्रेट बढ़ाते जाऊंगी तो एंजाइम के रिएक्शन में क्या चेंजेस होंगे? एंजाइम का रिएक्शन स्पीड बढ़ेगा या कम होगा? व्हाट विल बी द चेंजेस? यस, it continuously increases the rate of reaction, it decreases the rate of reaction, it has no effect. ये गलत है, ये गलत है। अगर मैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रही हूं तो एंजाइम एक्टिविटी भी बढ़ेगी। इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विथ लिमिटेड रेंज, ये आएगा। कंटिन्यूअसली सिर्फ रिएक्शन बढ़ते नहीं जाएगा, आप जितना ज्यादा सबस्ट्रेट बढ़ाओगे उतना ज्यादा एंजाइम एक्टिविटी बढ़ेगा, लेकिन एंजाइम के पास जो एक्टिव साइट होते हैं, ये एक्टिव साइट अगर खत्म हो गए तो सबस्ट्रेट कहाँ जाएगा? फिर रिएक्शन का स्पीड नहीं बढ़ेगा, तो एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम्स आर विजिबल। ओके, ये क्लास 12th चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 का मिक्स्ड क्वेश्चन है। क्रोमोसोम्स यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, बराबर। क्रोमोसोम्स आर विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, बट कौन से फेज में? मेटाफेज में विजिबल होते हैं। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ठीक है। आपको फेज भी पूछा जा सकता है या सिर्फ बोला जाता है कि सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम्स विजिबल होंगे, तो ये राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। दिखाई दे रहा है सबको? ये थोड़ा सा और बड़ा करूं क्या इसको मैं? रुको, थोड़ा सा बड़ा करते हैं।
टेबल थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ। आंसर दिख गया क्या? बताओ क्या आएगा? मैच द कॉलम बोला है। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 8। अलग अलग टाइप के WBC। सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं 70%। तो डी का आंसर आएगा 2। डी का आंसर आएगा 2। ये गलत, ये गलत, ये गलत, सीधा आंसर मिल गया। सबसे कम पॉपुलेशन बेसोफिल्स का होता है 1%। तो सी का आंसर, ये भी नहीं, सॉरी, ये आएगा, ये 1% to 3% इओसिनोफिल्स होता है, 0.5 to 1% बेसोफिल्स होता है। तो सी का आंसर आएगा 5। ये देखो, ये गलत, ये गलत, ये गलत, मिल गया ना आपको आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इसमें से आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ विच इज द लार्जेस्ट WBC। सबसे लार्जेस्ट WBC कौन सा है, जो सबसे बड़ा है साइज में? The enzyme which destroys the neurotransmitter after the transfer of impulse across the synapse। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। ये अपना एक न्यूरॉन है, ये अपना दूसरा न्यूरॉन है। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हुए हैं। अभी यहाँ पर सेकेंड इम्पल्स वेट कर रहा है, लेकिन ये सेकेंड इम्पल्स तब तक आगे नहीं जाएगा जब तक ये हॉर्मोन्स क्लीन नहीं हो जाते। मैंने आपको होटल और वेटर का एग्जाम्पल दिया था ना। जब आप किसी होटल में, रेस्टोरेंट में खाने जाते हो तो आप उस टेबल पे बैठ जाते हो, लेकिन आपका खाना तुरंत नहीं आता है। पहले एक वेटर आके आपका टेबल साफ करते हैं, उसके बाद आपका ऑर्डर आता है। तो वो वेटर जब टेबल साफ करते हैं, कपड़े से साफ करते हैं। तो यहाँ पर हमको पहले स्टार्टिंग वाला हार्मोन क्लीन करना है, उसके बाद ही हमारा सेकंड सिग्नल आगे आएगा। तो ये सेकंड सिग्नल आगे आने के लिए यहाँ पर हम कौन सा एंजाइम यूज करते हैं जो इधर के हार्मोन्स को खत्म कर देता है, मतलब यहाँ के न्यूरोट्रांसमीटर को जो क्लीन कर देता है? बताओ। The enzyme will be choline esterase। अगर एसिटाइल कोलाइन है तो कोलाइन एस्टरेज एंजाइम यूज होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 3 क्वेश्चंस। ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट एक्टिवेटेड स्लज इज डाइजेस्टेड बाय विच ऑर्गेनिज्म? एक्टिवेटेड स्लज कौन सा ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है? बताओ। यस, ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट एक्टिवेटेड स्लज इज डाइजेस्टेड बाय कोलीफॉर्म यानी इकोलाई ऑर्गेनिजम्स। फ्लॉक स्लज डाइजेस्टेड नहीं करेगा। एनारोबिक बैक्टीरिया, क्योंकि आपके एरोबिक ऑर्गेनिजम्स खत्म हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं। तो अभी एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये स्लज में ग्रो होंगे और हमारे बचे हुए डेड ऑर्गेनिजम्स को खाएंगे। नेक्स्ट, TI प्लास्मिड इज यूज्ड एज वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर मेकिंग ट्रांसजेनिक प्लांट्स। This plasmid is found in which bacteria? TI प्लास्मिड हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, तो TI प्लास्मिड कौन से बैक्टीरिया में मिलता है? ये सॉइल बैक्टीरिया में मिलता है, बराबर। और सॉइल में कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। अब आपको मुझे यहाँ पर बताना है कि TI प्लास्मिड के वजह से प्लांट में कौन सी डिजीज होती है? Which disease is caused because of this plasmid? मतलब इस बैक्टीरिया के अंदर ये प्लास्मिड है, तो इस बैक्टीरिया की वजह से हमारे प्लांट में कौन सी डिजीज होती है? ये बाय द वे बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का क्वेश्चन है। ओके, एंड नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन। आई होप सबने वीडियो लाइक कर दिया है। जल्दी जल्दी सब लोग वीडियो लाइक करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। किया सबने लाइक? बताओ, नीचे कमेंट करके बताओ, सबने वीडियो लाइक किया? ओके, तो आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अब देख लेते हैं हम लास्ट क्वेश्चन। इन नेचर फ्लावर्स एंड देयर पॉलिनेटर स्पीशीज आर टाइटली लिंक्ड विथ वन अनदर। दिस एग्जांपल इन्वॉल्व्स व्हाट? दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। पॉलिनेटर पॉलिनेशन करने में हेल्प करता है और बदले में फ्लावर्स उसको खाना देता है। दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। बोथ हेल्प ईच अदर। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? को इवोल्यूशन, दोनों साथ में इवॉल्व होते हैं। ओके, दिस वाज फ्रॉम चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन वाले टॉपिक में से। ओके, ऑल राइट। सो सेकेंड अटेम्प्ट के लिए जो बच्चा सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है, अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आप अभी भी हमारा वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, आपको सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे। 499 में आप ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ MCQ प्रैक्टिस करना है तो आप हमारा मिनी मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। 49 रुपीज में आपको 900 MCQs हम दे रहे हैं, और इतने MCQs प्रैक्टिस करने से तो आपके काफी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी।
और ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है तो आप हमारा बड़ा वाला मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। 199 रुपीज में आपको हम 4000-5000 एमसीक्यूज दे रहे हैं। मैं आप लोगों को फिर से याद दिला रही हूँ, जो बच्चा नीट 2027 के लिए प्रिपेयर करना चाहता है वो लोग हमारी एनसीईआरटी वाली चैनल ज्वाइन करो। इस चैनल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अभी तक बहुत सारे बच्चों ने, मतलब मेरे पास सिर्फ एक ही शिफ्ट का यूजर आईडी और पासवर्ड आया है। एमएसटी सीईटी का एग्जाम जो लोग देने वाले हैं सेकेंड अटेम्प्ट, प्लीज अपना यूजर आईडी और पासवर्ड हमारे साथ शेयर कर दो, तो हम आंसर की डाउनलोड करके उसका पीवाईक्यूज नेक्स्ट ईयर के बच्चों को प्रोवाइड कर पाएंगे। और नर्सिंग सीईटी वाले बच्चे भी अगर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड शेयर कर देंगे तो हमको उससे भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है, ताकि हम आंसर की डाउनलोड कर सके। आई होप आज के सेशन में से कम आपका 25 में से 20 आंसर्स तो राइट आया होगा। तो जल्दी जल्दी नीचे कमेंट करके बताओ कि आपके आज 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस राइट थे, ठीक है। और अब मैं नेक्स्ट एमसीक्यू सेशन लेकर आऊंगी नेक्स्ट कल, और सेम टाइम पे हम लाइव एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, थोड़े ज्यादा एमसीक्यूज करने की ट्राई करेंगे। जल्दी जल्दी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके लाइक कर देना, और प्लीज अपने रिजल्ट्स का टेंशन मत लेना, जो होगा अच्छा होगा। ट्रस्ट इन योरसेल्फ, वी कंप्लीटली ट्रस्ट यू एंड वी हैव कंप्लीट फेथ इन यू। बस अपने आप पे भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो, जो होगा अच्छा होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।